मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जिसमें मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। अभी आप लोग क्लास 9th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मेशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए हम लोग टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries। भारत का नॉर्दर्न प्लेन 3 नदियों और उनके सहायक नदियों के प्रवाह से बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। यहाँ ट्रिब्यूटरीज लिखा है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स वह छोटी नदी जो अपने से बड़ी नदी में मिल जाती है। इसे हिंदी में सहायक नदी भी कहा जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ सेलुवियल सॉइल, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स of the Himalaya over millions of the years formed this fertile plain। यह नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से बना है। यह नॉर्दर्न प्लेन हिमालय के फुटहिल्स पर है। हिमालय से निकलने वाली नदियों ने हजारों वर्षों में अपने साथ बहाकर लाए एलुवियम से इस व्यापक नॉर्दर्न प्लेन को फर्टाइल कर दिया है। It spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated physiographic division। यह नॉर्दर्न प्लेन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया से भी बड़ा है। इसका जो प्लेन है उसकी लंबाई 400 किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। इतना बड़ा फर्टाइल एरिया होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। विथ ए रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडुक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी रिच है, मतलब काफ़ी फर्टाइल है, और यहाँ पर एडुक्वेट वाटर भी है, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गंगा है, सिंधु है और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके चलते वाटर की सप्लाई बिल्कुल भी कम नहीं है। और जो क्लाइमेट है वो भी फेवरेबल है, मतलब यहाँ पर मानसून क्लाइमेट है और हॉट एंड वेट क्लाइमेट होने के कारण यहाँ का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया है एग्रीकल्चर के मामले में। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क। नॉर्दर्न प्लेन्स के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स हैं, जिनसे निकलने वाली नदियों ने नॉर्दर्न प्लेन में उपजाऊ मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया है। इन नॉर्दर्न प्लेन का जो स्लोप आगे चल करके जेंटल हो गया है, मतलब इनका जो ढलान है आगे चलकर कम हो गया है, जिसके चलते इन पर बहने वाली नदियों का वेलोसिटी भी कम हो जाता है। नदियों का वेलोसिटी कम होने के कारण अब इनमें इतना क्षमता नहीं रह जाती है कि अपने साथ बहाए हुए मिट्टी को ये और आगे तक ढो सकें। इसलिए ये नदियाँ मिट्टी को छोड़ देती हैं, जिससे नदियों में धीरे धीरे एक द्वीप बन जाता है, जिसे रिवराइन आइसलैंड्स कहा जाता है। डू यू नो मजूली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्रा रिवर में एक रिवराइन आइसलैंड है जिसका नाम है मजूली, और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइसलैंड है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक गाँव बस गया है और एक छोटा सा शहर बस गया है। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries। समुद्र में मिलने से पहले नदियों में अब उतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि वो अपने साथ बहाए हुए मटेरियल को और आगे तक ढो सकें। इसलिए नदियाँ इन मटेरियल्स को वहीं नदी में डिपॉजिट करती जाती हैं, जिसे सिल्ट कहा जाता है। नदी के बीच में अधिक सिल्ट डिपॉजिट होने के कारण नदी कई चैनल्स में बढ़ जाती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े कि ये जो एरिया है जो शेडेड है, ये जो है हिमालय माउंटेन है, और इसी के पैरेलल में यहाँ पे नीचे में ये नॉर्दर्न प्लेन है। इस तरीके से ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक ये वाला हिस्सा जिसे कि पंजाब प्लेन कहते हैं, और एक ये वाला हिस्सा जिसे कि गंगा प्लेन कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जिसे कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहते हैं। तो इन तीनों प्लेन्स के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक। The western part of the northern plain is referred to as the Punjab plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj originate in the Himalaya. This section of the plain is dominated by Doabs। लोग जानते हैं कि ये जो हिस्सा है ये नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे पंजाब प्लेन कहा जाता है।
पंजाब प्लेन इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ हैं, एक सतलज है, एक रावी है, झेलम है और इंडस है। इंडस की ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। एक और नदी है चेनाब, जो यहाँ पर मैप में नहीं दिखाया गया है। तो ये पंजाब प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। आप ये देखिए, ये इंडिया का बॉर्डर है इस तरीके से, तो ये जो है ये पाकिस्तान है और ये हमारा इंडिया है। तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये इंडस रिवर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये झेलम नदी है, ठीक है। तो इंडस और झेलम के बीच में ये जो एरिया बच जाता है, ज़मीन है, इसे दोआब कहा जाता है। और ये दोआब जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, क्योंकि 2 नदियों के जो एलुवियम से आकर के वो मिट्टी वहाँ का बना हुआ है और पानी की कोई दिक्कत नहीं है। डू यू नो दोआब इज मेड अप ऑफ 2 words, दो मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 words, पंच मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर। यहाँ पे बता रहा है कि दोआब इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि 2 का मतलब होता है 2 और आब का मतलब होता है वाटर, अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक। तो मतलब 2 वाटर यानी 2 रिवर्स के बीच की जो ज़मीन है उसे दोआब कहा जाता है, जो कि बहुत फर्टाइल होता है। उसी तरीके से पंजाब का मीनिंग भी बताया गया है कि पंज का मतलब 5 होता है और आब का मतलब आपको वाटर होता है। तो जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं उसे पंजाब कहा जाता है। आइए अब गंगा प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पार्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो जो गंगा प्लेन है वो तीस्ता रिवर और घाघर रिवर के बीच के एरिया को बोला जाता है। और यहाँ पर ये जो स्टेट्स के नाम लिखे हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल तक ये पूरा फैला हुआ है। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है वो सिर्फ छोटा सा हिस्सा भारत में है, जो कि आसाम में है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताया जाता है कि ये एक फ्लैट लैंड है और ये बिल्कुल समतल ज़मीन है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है इसके रिलीफ में, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। वास्तव में ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें भी थोड़ा सा ऊंच नीच है। According to the variations in relief features, the northern plains can be divided into 4 regions. अब नॉर्दर्न प्लेन्स को भी उसके रिलीफ फीचर्स के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग हैं, इनका नाम है भाभर, तेराई, भांगर और खादर। आइए इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। The rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear in this Bhabar belt. कि ये यहाँ तक तो हिमालय है और ये ऐसे करके ये गंगा रिवर है। तो ये हिमालय से गंगा के बीच में ये जो दूरी है, ठीक, ये इसके 4 भाग में बांटा गया है। इसे हम लोग दूसरे ग्राफिक्स में समझते हैं। आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर ये हिमालय माउंटेन है, ठीक है, और ये आपको ये गंगा रिवर है ये वाला। तो ये हिमालय माउंटेन से लेकर के यहाँ गंगा रिवर तक ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी को 4 भाग में बांटा गया है। तो जो 4 भाग है, ये पहला वाला जो यहाँ से यहाँ तक, इसे भाबर कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है इसे तेराई कहा जाता है। और ये जो रिवर है, तो ये रिवर के जस्ट बगल में यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग इसे खादर कहते हैं। और ये जो किनारे किनारे ये दोनों साइड में जो रिवर से दूर का इलाका है उसे भांगर कहा जाता है। आप ये यहाँ देख सकते हैं कि ये जो माउंटेन है ये शिवालिक है और ये इस जगह से लेकर के जो ये इस जगह तक का एरिया है इसे भाबर कहा जाता है। और यह एरिया यहाँ से यहाँ तक ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है और शिवालिक के स्लोप्स के पैरेलल में है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इस नदी में पेबल्स यानी कंकड़ पत्थर लाती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कंकड़ पत्थर ये सब बना हुआ है, ये सब सारा चीज़। तो जो हिमालय से जो नदियाँ आती हैं ऊपर से, ये अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेते आती हैं और ये यहाँ पे जमा करती जाती हैं। और साथ में जो ये नदियाँ आती हैं ये इस एरिया में आकर के यहाँ पर गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ऊपर से कंकड़ पत्थर है और उसमें कोई पानी डालेगा तो पानी नीचे से चला जाता है, वो नीचे गायब हो जाता है, ठीक है। और यही पानी नीचे यहाँ पे जा कर के जो तराई में अंडरग्राउंड होकर के आता है और ये पानी ऊपर दिखाई देने लगता है। तो जो नदियाँ जो हैं वो ये भाबर वाले एरिया में गायब हो जाती हैं, वो यहाँ तराई वाले एरिया में आकर के दिखाई देने लगती हैं। South of this belt, the streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region known as Terai. This was a thickly forested region full of wildlife. The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dudhwa National Park in this region. तो ये भाबर हो गया और भाबर के ठीक बगल में यानी ये वाला जो एरिया है साउथ में,
ठीक है, इसे तराई कहा जाता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ से जो नदी आती है ये इस कंकड़ पत्थर में गायब हो जाती है और यहाँ आकर के ये दोबारा वो नदी दिखाई देने लगती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कंकड़ पत्थर से भरी हुई नहीं है और इस एरिया को वेट, स्वैम्पी और मार्शी बना देती है, ठीक है, क्योंकि पानी जब ज़मीन के अंदर से ऊपर बाहर निकलता है तो ये एरिया दलदल से भरा हो जाता है और यहाँ की जो ज़मीन है वो पानी में डूबी रहती है। यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था और बहुत घना जंगल हुआ करता था और ऐसा जंगल था कि जो वहाँ की मिट्टी थी, ज़मीन थी, वो पानी में डूबी हुई रहती थी। यह कभी घने वनों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने के लिए इसे साफ़ किया गया। दुधवा नेशनल पार्क इसी रीजन में स्थित है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। They lie above the flood plains of the rivers and present a terrace-like features. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कांकर। अब आइए हम लोग भांगर को समझते हैं। ये नदी है और इस नदी के ठीक बगल का जो ये मिट्टी है, ठीक है, ये दोनों साइड में इसे खादर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग भांगर के बारे में समझते हैं, उसके बाद खादर को समझेंगे। तो ये तराई हो गया और ये वाला जो एरिया हो गया, मतलब खादर के पहले, तो ये वाला जो एरिया है ये भांगर है और इसके नदी के इस साइड भी जो ये एरिया है ये जो है आपको भांगर है। ये नॉर्दर्न प्लेन का तीसरा हिस्सा है और इसे ओल्डर एलुवियम भी कहा जाता है। ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह नदियों के फ्लड प्लेन्स के ऊपर स्थित है और इसकी टोपोग्राफी टेरेस की तरह यानी सीढ़ी नुमा है। इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसे क्षेत्रीय भाषा में कांकर भी कहते हैं। The newer, younger deposits of the flood plains are called khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. अब हम लोग खादर को समझते हैं। अंतिम और चौथे हिस्से को खादर कहा जाता है। ये फ्लड प्लेन्स के सबसे नए डिपॉजिट से बना है। ये हर साल रिन्यू होता है, मतलब बाढ़ का पानी हर साल नया मिट्टी लाकर इस पर डिपॉजिट कर देता है। आप देखिए कि ये नदी के ठीक किनारे में है, इधर भी और दोनों साइड भी। इससे नदी में जब बाढ़ आता है तो ये दोनों साइड अपने मिट्टी को डाल देता है और हर साल ये मिट्टी रिन्यू होता रहता है और हर साल रिन्यू होने के कारण ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि वैसा एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और ज़मीन कम हो, ठीक है, तो वहाँ पर ये खेती होती है ताकि ज़्यादा पॉपुलेशन की भी भरपाई हो सके, क्योंकि कम ज़मीन पर भी बहुत अच्छा उपज होता है इस इलाके में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेटू।